जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 15 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट दिया गया। इस लिस्ट में वो इकलौती महिला उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने 2 कश्मीरी पंडितों को भी टिकट यहां पर इस बार दिया। शंगस अनंतनाग सीट से वीर सराफ और श्रीनगर की हब्बा कदल सीट से अशोक भट्ट को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी की इस लिस्ट में पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र राणा को बीजेपी ने नागोटा से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं देवेंद्र राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ गई है। वो 44 उम्मीदवार सामने आ गए हैं जो जम्मू कश्मीर के पहले चरण में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, जनता के जनप्रतिनिधि बनकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और आइए आपको जल्द बता देते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार नाम आखिर क्या कुछ यहां पर सामने आए हैं। दरअसल पंपोर से सैयद शौकत गयूर, अंद्राबी, राजपोरा से अर्शीद भट्ट और साथ ही साथ देखिए ये पूरी लिस्ट यहाँ पर सामने है, जिसमें पंपोर से सैयद शौकत गयूर, अंद्राबी, राजपोरा से अर्शीद भट्ट, शोपिया से जावेद अहमद कादरी इसमें है। साथ ही साथ अनंतनाग पश्चिम का जिक्र करें तो मोहम्मद रफीक वाणी को यहाँ से टिकट दिया गया है। 3 चरणों में यह चुनाव यहां पर होना है। हालांकि 4 अक्टूबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। नजर टिकी हुई थी कि आखिर बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में किन चेहरों को खासतौर पर जगह देती है, क्योंकि पहले चरण की अगर आप सीटों की रणनीति को समझेंगे तो बेहद संवेदनशील सीटें इसमें हैं। जनता का विश्वास यहां पर जनप्रतिनिधि के तौर पर अब कौन जीतेगा, इसे लेकर भी महामंथन कई बार हुआ है और ऐसे में अब पहली लिस्ट ये जो है सामने आ चुकी है। ये उम्मीदवारों के नाम यहां पर सामने है। गुलाबगढ़ से अकरम चौधरी, रियासी से कुलदीप राज दुबे चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए, सुरनकोटे से सैयद मुश्ताक, वहीं पर पुंछ हवेली का जिक्र करें तो चौधरी अब्दुल गनी, मेंढर से मुर्तजा, साथ ही बिलावर से सतीश वर्मा को टिकट दिया गया है। दर्शन सिंह भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। जसरोटा से राजीव, हीरानगर से भी यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है और साथ ही साथ विजयपुर से चंद्रप्रकाश गंगा को टिकट दिया गया है। डोडा पश्चिम से शक्तिराज, रामबन से राकेश ठाकुर, बनिहाल से सलीम भट्ट को टिकट यहां दिया गया है। और एक बार फिर बता दें, पंपोर से सैयद शौकत, देखिए ये वो पूरे नाम यहां पर सामने आ चुके हैं। 44 कैंडिडेट्स यानी कि 44 उम्मीदवार जनता के बीच में उतारे गए हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो इस पूरे सियासी समीकरण को यहां पर बताएंगे और ये तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रिफत आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे, लेकिन कोमल भी हमारे साथ जम्मू से बनी हुई है, सरोज हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं, राजन हमारे साथ जम्मू से बने हुए हैं। सबसे पहले रिफत आपकी तरफ, 44 कैंडिडेट सामने आ चुके हैं, 3 चरणों में चुनाव होना है। इस पूरे राजनीतिक समीकरण को इस वक्त हम समझेंगे। देखिए सबीना, मैं आपको कह दूं कि सबसे पहले तो ये अब तय हो गया कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कोई भी कैंडिडेट कश्मीर में मैदान में नहीं उतारा था और सबने सवाल पूछे थे कि आखिर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स खड़े क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल तो उन्होंने 8 कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, 8 में से 6 मुस्लिम चेहरे हैं और 2 जो हैं वो कश्मीरी पंडित हैं। उसमें हब्बा कदल श्रीनगर की जो सीट है उस पर भी कश्मीरी पंडित जो हैं उनको सीट दी गई है, यानी उन्हें टिकट दिया गया है। और उसके अलावा कुछ फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, जैसे श्यामलाल शर्मा पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए थे और अब उनको जम्मू से टिकट मिला है। इसीलिए जुल्फकार अली चौधरी, पहले वो पीडीपी में मिनिस्टर थे, फिर उसमें जेके अपनी पार्टी में गए थे और हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उनको भी टिकट मिला है। देवेंद्र सिंह राणा जो डॉक्टर जतिंदर सिंह राणा के भाई हैं, जो एमओएस हैं पीएमओ में, उनको भी टिकट मिला है, चूँकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे और हाल ही में कुछ टाइम पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। इसी तरीके से कुछ नाम अभी यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, जैसे कविंदर गुप्ता को अभी टिकट नहीं मिला है। हो सकता है कि दूसरे फेज़ में उनका नाम अनाउंस हो, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं है। और फॉर्मर डिप्टी सीएम जो रहे हैं वो हैं कविंदर गुप्ता के साथ साथ डॉक्टर निर्मल सिंह, उनको भी सीट नहीं मिली है। इसी तरीके से कुछ और नाम भी हैं जिनको सीट नहीं मिले, लेकिन फिलहाल कश्मीर में 8 सीट्स जो हैं उनका ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 6 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, 2 कश्मीरी पंडित हैं
तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब कैंपेनिंग शुरू होगी और पता चल पाएगा कि कितनी सीट्स अब बीजेपी जो है और अनाउंस करेंगी, ख़ासतौर से कश्मीर के लिए। फिलहाल जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो 11 से 14 टोटल नंबर हो सकता है जिन पर कश्मीर में बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और बाकी वो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे और साथ ही कुछ पार्टीज़ को भी सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कोमल भी हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, राज्यवार तरीके से अगर देखा जाए तो हर राज्य का चुनाव अपने आप में खास होता है क्योंकि राज्यवार तरीके से मुद्दे भी वही होते हैं। ऐसा नहीं है कि जम्मू और कश्मीर ने कभी चुनाव नहीं देखे हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद और कई ऐसे बड़े बदलाव जिसे लेकर हमने कई सियासी जंग भी देखी है, उसके बाद का ये चुनाव है, बहुत खास है। जम्मू की सियासी जमीन और सियासी रणनीति क्या कुछ कहती है इस पहली लिस्ट को लेकर? देखिए सबीना, आपने बिल्कुल सही कहा कि बेशक केंद्र शासित प्रदेश के बाद लोगों को एक 10 साल के बाद अपना नुमाइंदा चुनने को मिलेगा। लोगों मतलब मुझे लगता है कि आज वो लोग जिनको टिकट्स मिली है वो तो खुश है ही, लेकिन आम लोग, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक आज खुश है। एक फिर से एक लोकतंत्र का पर्व जो है वो मनाने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है, जिसका आज बिल्कुल जो है वो बच चुका है। लोगों की टिकटें तय हो चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता जो अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा का जिन्होंने हाथ थामा था वो तो भाजपा में आए, उनको टिकट भी मिली, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी यहाँ पर दिख रही है। लोगों का कहना है कि 50 साल हमने राजनीति में दे दिए, भाजपा को दे दिए, अपनी पूरी जिंदगी हमने भाजपा को दे दी, लेकिन आज जो है वो पार्टी ने हम पे भरोसा नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जिन्होंने भाजपा का दामन थामा था उनको टिकट मिली है। और देखना यह भी है कि उनको किस तरीके से जीत यहाँ पर हासिल होती है, क्योंकि जम्मू संभाग में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। कश्मीर में तो प्रत्याशी चुने गए हैं, लेकिन जम्मू में बड़ा फेरबदल देखा गया है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों छोड़कर लोग जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी, देवेंद्र सिंह नाना छोड़कर भाजपा के जिन्होंने हाथ थामा उनको टिकट मिली। श्यामला शर्मा जो कांग्रेस के एमपी मदन लाल शर्मा के भाई और कांग्रेस में मंत्री रह चुके हैं, उनको टिकट मिली है। और उनको जिस जगह से टिकट मिली है वो टिकट जो वो एरिया है वो रिजर्व था, अब वो ओपन हो चुका है तो उनको टिकट मिली। लेकिन रिजर्व कैंडिडेट जो वहां से बाली भगत जो पहले मिनिस्टर रह चुके हैं वो अब ये इस असमंजस में है कि क्या दूसरी जगह जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको वहां पर टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हर कोई अभी तक लौटेंगे, आपने बहुत बखूबी और तफसील से कोमल यहाँ पर इस पूरे सियासी समीकरण को और लोकतंत्र के इस महापर्व से जोड़कर इसे यहाँ पर कहा है। बाकी से योगियों की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट से दिग्गज नेताओं के नाम गायब हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का टिकट कट गया। कठुआ की बिलावर सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार चेहरा गायब रहा। यहां से बीजेपी ने सतीश शर्मा को टिकट दिया है, यानी जनता के बीच जनप्रतिनिधि के तौर पर ताल ठोकते हुए वो नजर आएंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो सूची सामने आई 44 उम्मीदवारों की, लेकिन किस तरह से जो नाम कटे हैं उन्हें भी जान लेना जरूरी है। रियासी से चुनाव लड़ने वाले पूर्व मंत्री अजय नंदा को भी टिकट यहां पर नहीं मिला है, उनका नाम भी यहां पर नदारद है, गायब है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए जो पहली लिस्ट यहां पर सामने आनी थी वो बीजेपी की तरफ से आ चुकी है। 44 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ बड़े नाम, दिग्गज नाम जिनका सियासी तौर पर सफर लंबा रहा है, जनता का प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं, ऐसे में उनका नाम यहां पर सामने नहीं आया। पर इतना तय है कि बीजेपी ने मंथन नहीं बल्कि महामंथन किया था। बैठकों का दौर भी चलता रहा था। अमन चैन किस तरह से कायम रहे, कौन से वो चेहरे हों जो जनता के बीच में जाकर इन तीनों चरणों में मत जो है वो अपने पास यहां पर मजबूती से ला सके, ये सबसे बड़ा मंथन यहां पर रहा है। और जम्मू से राजन हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। राजन, आपकी तरफ रुख करेंगे। कुछ नाम सामने आए 44 प्रत्याशियों के तौर पर, तो कुछ दिग्गज जो हैं वो नदारद रहे। क्या असर पड़ता नजर आता है? किस रणनीति का ये बड़ा हिस्सा दिखता है राजन? देखिए सबीना, 2-3 बातें बहुत ही दिलचस्प हैं इस लिस्ट में। एक तो 44 में से 36 नाम, जो 36 नए लोगों को मौका दिया गया है, और उसमें दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने हाल ही में पार्टी को ज्वाइन किया, जो पीडीपी या एनसी से यहाँ बीजेपी को ज्वाइन किया था, उन सबको सीट जो है वो दी गई है। इसका साफ जो ये अर्थ है, पार्टी ने जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो देखी है कि कौन सा कैंडिडेट अपने इलाके में उसकी पैठ है, उसकी पकड़ है, लोगों की नब्ज पहचानता है। और एक अन्य जो इसमें दिलचस्प
दिलचस्प बात है कि इसमें एक ही महिला कैंडिडेट है और वो है जो कि जिनको किश्तवाड़ से मौका दिया गया है, शगुन परिहार, जो कि अनिल परिहार की बेटी हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी 2018 में आतंकवादियों की तरफ से। ये कुछ बातें जो है वो काफी अहम है। और उसके बाद जिस तरह से स्टालवार्ट जो पहले नेता मंत्री रह चुके हैं बीजेपी में और कई डिप्टी सीएम, जिस तरह से डॉक्टर निर्मल सिंह, उनको इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का यहाँ पे इंचार्ज बनाया हुआ था और कई अहम फैसलों में जिस तरह के बैठकें यहाँ पे जी किशन रेड्डी ने यहाँ पे ली, राम माधव ने ली और तरुण चुग ने ली, उन सब बैठकों में वो मौजूद थे, लेकिन उन्हीं का नाम यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। उसके साथ साथ कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके सामने जो वर्कर थे, जो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज ए वर्कर काम करते थे, उनको मौका दे दिया गया है। जिस तरह से सत शर्मा है, सत शर्मा पहले मंत्री रहे हैं और उन्होंने अच्छे मार्जिन के साथ 2014 में जीत भी दर्ज की है, लेकिन उनको भी ड्रॉप किया गया है। और इस तरह के कई चेहरे, जैसे मैंने कहा कि 44 में से 36 ऐसे लोग हैं जिनको पहली दफा मौका दिया गया है। कश्मीरी पंडितों को मौका दिया गया है। हबा कदल सीट हमेशा से एक मौका रहता है बीजेपी के पास, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो यहाँ जगती पे रहते हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं, जो वोटिंग करते हैं। बैलेट के माध्यम से भी वोटिंग जो है हबा कदल सीट के लिए की जाती है। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और एक अन्य जो बहुत ही दिलचस्प बात है, जिस तरह से पहले दिन जी किशन रेड्डी ने साफ कर दिया था कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे कश्मीर घाटी में, कई ऐसे नौजवान हैं जिन पे उनकी निगाह रहेगी। यानी कि पार्टी चाहती है कि अगर मैजिक जो आंकड़ा है, अगर वो हमें हासिल करना है और तो हमें कश्मीर घाटी से भी सीटें लानी पड़ेंगी। तो कश्मीर घाटी में हालांकि पार्टी का इतना ज्यादा कैडर नहीं है इस वक्त मौजूद, लेकिन फिर भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने अपने इलाके में जो पैठ रखते हैं, पकड़ रखते हैं, जिन्होंने काम किया है, उन पे बीजेपी की निगाह रहेगी। अगर वो जीत के आते हैं, अगर वो 10 या 12 की संख्या में जीत के आते हैं और कुछ जिस तरह से नेचुरल एलाइज हैं बीजेपी के, जैसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, तो उन सब से जो है एक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि हालांकि प्री पोल अलायंस की तो घोषणा बीजेपी ने नहीं की, लेकिन पोस्ट पोल देखना होगा कि किस तरह की संख्या, किस तरह का आंकड़ा जो है पार्टी के पास आता है। लेकिन जिस तरह से विनिंग प्रोबेबिलिटी देखी है पार्टी ने, ये साफ है पार्टी चाहती है यहाँ पे हम हुकूमत बनाएंगे। पार्टी जो पहले दिन ही जी किशन रेड्डी ने कहा, बिल्कुल एक नया सियासी समीकरण जरूर जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान पहली लिस्ट में तो दिखाई देता है। श्रीनगर से सरोज हमारे सहयोगी हमारे साथ है। सरोज, श्रीनगर जहां पर अब इसकी समीकरण को समझे बिना मेरे ख्याल से पूरे जम्मू और कश्मीर के समीकरण को समझना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कहा जा सकता है जो 44 उम्मीदवार यहां पर सामने आए हैं, जिनमें नए चेहरे भी हैं, दिग्गजों का टिकट भी कटा है, लेकिन ये तो पहली लिस्ट है। क्या असर इस पूरे सियासी समीकरण का दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हम बात कर ले, कहीं ना कहीं जैसे अभी हमारी सहयोगी कह रहे थे कि कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इस बार ऐसा हुआ है कि लॉयल्टी ओवर पॉपुलैरिटी चुनी गई है, पॉपुलैरिटी ओवर लॉयल्टी चुनी गई है। कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस टाइम पे उस दौर में यहाँ बीजेपी का साथ दिया था, पिछले 20-25 साल में जब यहाँ पे बीजेपी का वजूद भी नहीं था। आज उनके नाम यहाँ लिस्ट में नहीं है, तो कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम देखने के कारण वो कहीं ना कहीं अपसेट तो हैं ही, जाहिर सी बात है। लेकिन आप जैसे अभी हमारी सहयोगी कोमल भी कह रही थी कि क्या ये एक स्ट्रैटेजी का एक नया प्लान होगा, क्योंकि आपने देखा कि अभी तक सिर्फ पहली लिस्ट आई है। अभी जो मेन सीट आती है वो है हबा कदल की। हबा कदल में जो है वो अशोक भट्ट का नाम दिया हुआ है, तो अशोक भट्ट जो है किस तरीके से केटर कर पाएंगे स्पेशली कश्मीरी पंडितों के जो इस बार नाम दिए गए हैं। हालांकि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे, अपनी पार्टी को छोड़ के कहीं पे भी कोई कश्मीरी पंडित कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ बीजेपी ने कश्मीरी पंडित कैंडिडेट चुने हैं। तो किस तरीके से इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि इस बार उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं डाले थे, तो कहीं ना कहीं काफी सारे सवाल भी उठे थे उस पर। और जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ऑपोजिशन है, उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया था कि अगर एक तरफ से बीजेपी दावे कर रही है कि पिछले 5 साल में हमने स्पेशली कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल दी है, तो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित क्यों नहीं किए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो अभी असेंबली इलेक्शंस है, आपने देखा कि 40-44 लोगों की जो लिस्ट आई है, इसमें कई सारे ऐसे नेता है, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि जिन्होंने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है बीजेपी को, लेकिन आज उनके नाम नहीं है। उसमें देख लीजिए कविंदर गुप्ता है, रविंदर रैना है, ऐसे भी कद्दावर नेता है जिनके नाम नहीं है। तो किस तरह से यहाँ का काडर जो है अब वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ का काडर जो है, जब हमारी उनसे बात हो रही थी सबीना, वो कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे लीडर है, जिन्होंने पिछले 25-30 साल से नेतृत्व किया है बीजेपी की तरफ से, या हमारा जो एजेंडा रहा है वो इन्होंने प्रेजेंट किया। आज हमें कहा जा रहा है कि आपको उन्हें वोट नहीं डालना है। जो अलायंस होगी, भले ही अभी प्रीपोल अलायंस नहीं हुए, इसके बाद जो अलायंस में आएंगे, जिनकी सीट्स होगी, भले वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमें उन्हें वोट कह रहे हैं, क्योंकि वो दिग्गज जिन्होंने साथ दिया है, क्या टिकट कटने के बाद किसी असर के तौर पर भी नजर आएगा? पूरा सियासी समीकरण आगे भी आप सभी सहयोगियों से समझेंगे।